अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह ATSP का लेक्चर 5 या थर्ड बी का पहला लेक्चर देखेंगे। दिस पर्टिकुलर वीडियो माइट नॉट बी वेरी लॉन्ग और मैं आपको इस वीडियो के साथ 2 वीडियोस और शेयर करूँगी दैट वर रिकॉर्डेड सम टाइम अर्लियर और ये टुगेदर दीज 3 वीडियोस विल मेक अप द कंटेंट्स ऑफ दिस वीक और फिर नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह वापस इंटरैक्टिव सेशंस की तरफ आएँगे। अच्छा जी, हम लोगों ने पुराने लेक्चर में ये दिस इज़ लाइक ओल्ड कंटेंट जो कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने कवर किया था। उसमें हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्री सिग्नल्स देखे थे बिकॉज़ टिल लास्ट वीक वी वर डिस्कसिंग सिग्नल्स और फॉर दैट मैटर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, ठीक है? तो वी वेंट थ्रू सम एलिमेंट्री सिग्नल्स फॉर एग्जांपल इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल अगर तो एम्पलीट्यूड 1 हो तो फिर यूनिट स्टेप कहेंगे। इसी तरह से रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। दिस सिग्नल इज़ नॉट रियलाइजेबल। इसके जनरली हम अगर हमने किसी रियलाइजेबल का मतलब है कि हम जनरेट करना या उसको एक्चुअली देखना, ठीक है? तो अगर जो जनरेट किया जाता है वो इसका रियल या इमेजिनरी पार्ट जनरेट किया जाता है विच इज़ कॉज एंड साइन, ठीक है? फिर हम लोगों ने भी देखा था कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की पावर और एनर्जी कैसे कंप्यूट की जाती है। किसी भी सिग्नल की या तो पावर कंप्यूट की जाएगी या एनर्जी। दोनों इकट्ठे कंप्यूट नहीं की जा सकती हैं। एक सवाल पिछली दफ़ा आया था रैम सिग्नल के हवाले से और हम लोगों ने ये देखा था कि रैम सिग्नल इज़ नीदर अ पावर सिग्नल नॉर एन एनर्जी सिग्नल, ठीक है? बट जनरली उस स्पेशल केस को छोड़ के किसी ना किसी कंप्यूटेशन को हम कैरी आउट कर ही सकते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने टाइम मैनिपुलेशंस देखी थी। मसलन अगर किसी भी अवेलेबल सिग्नल को रिवर्स करके प्लॉट करना हो या फिर उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन का मतलब ये है कि हम एडवांस प्लॉट करना चाह रहे हैं और अगर इफ़ दिस बी इज़ ऑफ द माइनस वैल्यू तो इसका मतलब है कि हम सिग्नल को डिले करके प्लॉट करना चाह रहे हैं या फिर टाइम मैनिपुलेशंस इस तरह की हो सकती है कि हम सिग्नल को कंप्रेस या एक्सपैंड कर रहे हैं और दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं। बॉक्स्ड है ये वाला मैनिपुलेशन और दिस इज़ द ट्रिकीएस्ट ऑफ ऑल। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि ये चीज़ आपको करने आती हो। अच्छा जी। इसके अलावा आज हम लोगों ने जो चीज़ करनी है वो फिर अब आज हम इंशाल्लाह सिस्टम का कंटेंट शुरू करेंगे। सिस्टम के कंटेंट से पहले सिस्टम की थोड़ी इक्वेशन हमें देखनी चाहिए कि वो किस तरह की हो सकती है या सिस्टम की इक्वेशन और सिग्नल की इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। जो सिग्नल की इक्वेशन होती है दैट इज़ डिफाइंड बाय एक्स ऑफ एन इन जनरल, ठीक है? और वो डिपेंड करता है एन की के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट एन कुछ ना कुछ एन के साथ हो रहा होगा, ठीक है? मसलन एक ये एग्जांपल है। तो हम लोगों ने एन की वैल्यू प्लग इन की और हमें उस इंस्टेंट के ऊपर एक्स एन का एम्पलीट्यूड मिल गया और एम्पलीट्यूड कंप्यूटेशन इस तरीके से होता है। तो ये एक सिग्नल की सादी सी इक्वेशन है। अच्छा, अब हम लोगों ने अगर सिस्टम की इक्वेशन लिखनी हो तो पहली बात तो ये कि सिस्टम की इक्वेशन में जनरली 2 या 2 से ज़्यादा सिग्नल्स इन्वॉल्व होंगे, 2 तो ज़रूर होंगे या मतलब कम से कम जिसे कहते हैं एटलीस्ट 2 सिग्नल्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक्स ऑफ एन को हम इनपुट सिग्नल का नाम देते हैं और आउटपुट सिग्नल को हम वाई ऑफ एन कहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं उस इक्वेशन के थ्रू कि किसी भी गिवन टाइम इंस्टेंट पे जो भी एक्स ऑफ एन का एम्पलीट्यूड था उसके साथ फिर कुछ मैनिपुलेशंस हो रही होंगी, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एन के साथ देखा, ठीक है? कोई मैथमेटिकल एक इक्वेशन जो जिसमें एक्स ऑफ एन की इन्वॉल्वमेंट होगी वो कुछ मिला-जुला कर ये बताएगी वो इक्वेशन के y ऑफ n यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट दैट गिवन टाइम इंस्टेंट क्या होगी, ठीक है? तो हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस पिछली दफ़ा देखी थी। इनमें से हर इक्वेशन का एक मतलब पर्पस है या एक दूसरे से डिफरेंट है एंड विल रिटर्न टू दीज इक्वेशंस लेटर टुडे, मतलब इस लेक्चर में। तो मैं आपके सामने दोबारा से लिख भी देती हूँ। ठीक है, मगर हम अगर इक्वेशन की 1 की बात करें तो इसमें बस बेसिकली हो क्या रहा है कि जनरल ब्लॉक डायग्राम के थ्रू इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि समथिंग लाइक दिस वी यूजुअली शो इट थ्रू ब्लॉक और इसको
इनपुट जब x ऑफ n मिली तो जो भी इनपुट होगी इसने सिंपली उसका स्क्वायर करना है और हमें आउटपुट पे रिटर्न करना है, ठीक है। ये जो ब्लॉक डायग्राम है या रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज वैलिड फॉर दिस सिस्टम। वो इक्वेशन हमने क्या हो रहा है कि हमें इनपुट की जो भी प्रेजेंट वैल्यू है सिंपल उसका स्क्वायर होकर हमें आउटपुट पे मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इन दूसरी क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें इनपुट की बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू और उसकी फ्यूचर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है और इन दोनों की एडिशन से आउटपुट जनरेट हो रही है। और अगर हम देखें थर्ड इक्वेशन को तो उसमें सिस्टम को आउटपुट की ही एक पास्ट वैल्यू चाहिए सो दैट इट कैन जनरेट आउटपुट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। तो हर सिस्टम को मुख्तलिफ तरह की इनपुट्स चाहिए होती हैं, उसकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए। इस चीज़ से भी ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि हमें सिस्टम से रिक्वायरमेंट है क्या। तो उस लिहाज से हम उसको मैथमेटिकली या फिर हार्डवेयर वाइज फिजिकली डिज़ाइन करते हैं और वो जो उनकी डिज़ाइनिंग है वो फिर डिटरमिन करती है कि उनकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी आउटपुट कंप्यूट कैसे होगी। अच्छा जी, ये हम लोगों ने इसकी तरफ थोड़ी देर में वापस आने हैं इक्वेशंस की तरफ। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ जनरल सिस्टम्स की एग्जांपल्स देखते हैं। हम लोगों ने प्रॉब्लली सिग्नल्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स बाय नेचर डिस्क्रीट हो सकते हैं। मसलन अगर हम स्टॉक एक्सचेंज का डेटा एकमुलेट कर रहे हों आफ्टर एवरी आवर और सो, या फिर पैसेज ऑफ कार्स through a certain signal every time the signal turns in green or red, something like that। या फिर अगर हम टेम्परेचर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी सेंसर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इन केस के वो डिस्क्रीट टाइम हमें कुछ टाइम इंस्टेंट्स के बाद वो देता है वैल्यूज़। तो इस तरह की जो मेजरमेंट्स होंगी वो जनरली उसमें सिग्नल्स बाय नेचर डिस्क्रीट होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक और तरीका है हमारे पास सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की अवेलेबिलिटी का, दैट इज़ कि बाय नेचर हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास सिग्नल्स दे आर एनालॉग और कंटिन्यूस टाइम, और उसकी हम फिर सैम्पलिंग और डिस्क्रीटाइज क्वांटाइजेशन करते हैं और फिर दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो ज़्यादातर जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं वो हमें एनालॉग सिग्नल्स से मिलते हैं, एनालॉग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से मिलते हैं। लेकिन सम ऑफ द टाइम्स या इन फ्यू केसेस इट इज़ पॉसिबल कि बाय नेचर ही वो डिस्क्रीट हो। तो ये दोनों पॉसिबल तरीके हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए। अब सिस्टम्स की हम कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा जी, कॉम्युलेटर ये करता है कि हमारे पास जब भी जिस भी टाइम इंस्टेंट से सिग्नल जनरेट हुआ, जनरली हम इसको माइनस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली सिग्नल जिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट से स्टार्ट हुआ है हम वो यहाँ पर वो लिखेंगे, लेकिन जनरली इसको माइनस इन्फिनिटी लिखा जाता है। और एट टिल दिस टाइम, उस वक्त तक जितनी भी इनपुट की वैल्यूज जनरेट हुई हैं हम सबको एड अप करके आउटपुट पे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो कॉम्युलेटर बेसिकली क्या कर रहा है, सिस्टम की सिग्नल की जितनी भी वैल्यू जनरेट हुई हैं सबको ऐड करके आउटपुट पे दे रहा है, ठीक हो गया। एक और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है, इसलिए इसको आज देखना ज़रूरी है या बेहतर है, दैट इज़ मूविंग एवरेज फ़िल्टर। अच्छा, मूविंग एवरेज फ़िल्टर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मसलन अगर मैं बात करूं टाइम डोमेन की, तो टाइम डोमेन में मूविंग एवरेज फ़िल्टर एक स्मूदर के तौर पे इस्तेमाल होता है। स्मूदर का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कुछ डेटा वैल्यूज़ इस तरह से आ रही हैं कि जो कि ईजी का या ईसीजी का डेटा हो सकता है, ठीक है, और मैंने इसको बड़ी मतलब लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए इसको मॉनिटर किया है, और कुछ इस तरह की रैंडम वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं। बाय रैंडम आई मीन कि हम फिगर आउट कर सकते हैं कि इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है, और अचानक से हमें बहुत एक बड़ी वैल्यू मिल जाती है और उसके बाद फिर वापस नॉर्मल वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर मीन के साथ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो वी नो दैट दिस वेरी हाई वैल्यू कैन बी ड्यू टू सम ग्लिच और सम प्रॉब्लम इन द हार्डवेयर, ठीक है। तो
अब इस वैल्यू को हम रिमूव कैसे करें या फिर हम कैसे फिगर आउट करें कि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती थी। तो इस काम के लिए मूविंग एवरेज फ़िल्टर इस्तेमाल होता है, ठीक है? इस चीज़ को भी हम देख लें बिकॉज़ आज हम लोगों ने टाइम डोमेन एप्लीकेशन ही देखनी है मूविंग एवरेज फ़िल्टर की। अच्छा, उसके अलावा एक उसकी एप्लीकेशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है? बिकॉज़ मूविंग एवरेज फ़िल्टर का कोई ना कोई इम्पल्स रिस्पॉन्स भी होगा, ठीक है? जिसके ऊपर वो सिस्टम काम करता है या फिर उसी तरह से उसका फिर एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या ट्रांसफर फंक्शन भी होगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम मूविंग एवरेज फ़िल्टर को इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली वो एक लो पास फ़िल्टर, ठीक है? या एलिमिनेशन ऑफ फ्यू फ्रीक्वेंसीज़, एलिमिनेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इस काम के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो ये हम लोगों ने चूँकि लेटर प्रॉब्ली चैप्टर 5 में हम इसको रिविज़िट करेंगे मूविंग एवरेज फ़िल्टर को, उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन की प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो फिर आज के लिए हम मतलब अभी के लिए मूविंग एवरेज फ़िल्टर के बारे में इतना जानना काफ़ी है कि व्हेनेवर वी यूज़ इट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन या उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है कि मूविंग एवरेज फ़िल्टर कैन बी यूज़्ड एज़ अ लो पास फ़िल्टर एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एलिमिनेटिंग या फॉर्मुलेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज वो क्या होती हैं वो फिर ऑफ कोर्स उस वक्त हम थोड़ी डिटेल से देखेंगे लेकिन आज हम मूविंग एवरेज फिल्टर की जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो टाइम डोमेन के हवाले से पढ़ रहे हैं वेयर इट कैन बी यूज्ड एज अ स्मूदर। अच्छा, अब स्मूदर कैसे होगा कि हमें समटाइम्स जब थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि हार्डवेयर में ग्लिच की वजह से या किसी भी नोन एरर अननोन नॉइज़ एरर की वजह से कुछ इस तरह का प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है तो फिर हम इस तरह के सिग्नल को उम, एक मूविंग एवरेज फ़िल्टर से गुज़ारना प्रेफ़र करते हैं। अच्छा, अब उसमें होता क्या है मूविंग मूविंग एवरेज फ़िल्टर काम कैसे करता है? पहले तो हम इसकी हेयर इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन ये कहती है कि हम अपने पास जो हमारे पास इनपुट डेटा अवेलेबल है उसकी, ठीक है? हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसकी हम m कंसेक्टिव वैल्यू से एक्वायर करें। m कंसेक्टिव वैल्यूज़ के लिए मैंने इसको 0 से लेकर m-1 तक वेरी किया और फिर उनको एवरेज कर लें, ठीक है? तो मूविंग बिकॉज़ जैसे-जैसे n की वैल्यू चेंज होगी उसी तरह से बेसिकली ये विंडो मूव करती जाएगी। वो विंडो जो कि एक्वायर करती है x के या इनपुट के डिफरेंट सैंपल्स, ठीक हो गया? और एवरेज बिकॉज़ हम उनको सम अप करके उनकी एवरेज कंप्यूट कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ मूविंग एवरेज फ़िल्टर। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक इनपुट सिग्नल अवेलेबल है इस तरह से, इसकी जो n इज़ इक्वल टू 0 पे जो सैंपल की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 2, ये 4, ये 6, फिर ये 4 और फिर ये 2। ये हमारे पास इनपुट है। इसको हम गुज़ारते हैं एक बॉक्स से दैट इज़ नॉट बॉक्स तो नहीं कहना चाहिए, सिस्टम से गुज़ार रहे हैं व्हिच इज़ अ मूविंग एवरेज फ़िल्टर। अब इसकी आउटपुट कैसे जनरेट होगी? अच्छा, हम लोगों ने इस मूविंग या मैंने जो भी यहाँ पर जो आउटपुट ड्रॉ करूँगी वो बेसिकली दैट वुड बी फॉर m इज़ इक्वल टू 3। मैं इसको सिंपल प्लॉट कर दूँगी, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कंप्यूट करके ज़रा वेरीफ़ाई करना कि क्या हमें वाक़ई ये वैल्यूज़ मिलती हैं। अच्छा जी, हम प्लॉट करने लगे हैं यहाँ पे वाई ऑफ एन को जिसको हम लोगों ने इवैल्यूएट किया या कंप्यूट किया उसके सैंपल्स को इस इक्वेशन से और m की वैल्यू को हम लोगों ने 3 रखा है। 0 पे हमें जो सैंपल मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 2/3, ठीक है? और उसके बाद 2, 4, 14/3, 4, 2, 2/3 और उसके बाद जो है वो 0 होगा। अच्छा,
अब एक तो जो जो फ़ॉरेन या स्ट्रेट अवे एक हमारी ऑब्जर्वेशन हो सकती है वो ये कि बेसिकली मूविंग एवरेज फ़िल्टर ने थोड़ा सा एक तो एक्सपैंड कर दिया सिग्नल को। ये सिग्नल मैक्सिमम हमारे पास जा रहा था 0 1 2 3 और 4th सैंपल इसका लास्ट नॉन ज़ीरो सैंपल था, ठीक है? लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 6 सैंपल इज़ आवर लास्ट नॉन ज़ीरो सैंपल। और लेकिन इसकी जो वेव फॉर्म है ना वो थोड़ी स्मूथ, मसलन ये थोड़ा सा शार्प सिग्नल था हमारे पास इस तरह से। लेकिन जब आप इसको प्लॉट करके देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये थोड़ा सा स्मूथ बनेगा, ठीक है? इसमें जो थोड़ी सी शार्प ट्रांजिशन थी ना वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है? ये बिकॉज ऑन स्केल प्लॉटिंग नहीं है तो शायद आपको भी शार्प लग रहा हो, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा स्मूथ इसकी में वेरिएशंस आ रही हैं एम्पलीट्यूड की। एक तो ये स्प्रेड हो गया है और दूसरा ये स्मूथ हो गया है, ठीक है? तो यही इसकी एप्लीकेशन हमें रिक्वायर्ड है। तो अब आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि अगर हम लोगों ने जब इस तरह के सिग्नल को इनपुट पे देंगे तो बेसिकली ये जो सैंपल है, बिकॉज ये अब एवरेज आउट होगा अपने इर्द गिर्द के सैंपल के साथ, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्मॉलर वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये कि इसके अपने मौजूद मतलब ये वाला पर्टिकुलर सैंपल अब जिन जिन एवरेजेस में कंप्यूट होगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे हमें थोड़ी ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल एक जो पर्टिकुलर वेरी हाई वैल्यू थी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारे पास मूविंग एवरेज फ़िल्टर इस तरह से काम करता है। अच्छा, अब हम यहीं से आगे चलेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स देखेंगे। इन सिस्टम्स को हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, मसलन हमारे पास सिस्टम्स हो सकते हैं स्टैटिक या डायनामिक, ठीक है? स्टैटिक सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें मेमोरी नहीं होती। अच्छा, मेमोरी को थोड़ा-सा अब समझना हमारे लिए आसान है हमारी पुरानी अंडरग्रेड की नॉलेज से। जब हम लोगों ने लीनियर सर्किट्स का पहला कोर्स पढ़ा था और उसमें हम कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि थोड़ा-सा चार्ज स्टोर कर लेते हैं अपने पास, और जब आप उनको मतलब सर्किट में लगा जो भी इनपुट्स या आउटपुट्स होती हैं वो फिर अब डिपेंड करती हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो जो कैपेसिटर या इंडक्टर है उनमें ऑलरेडी कितना चार्ज स्टोर था। तो स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम्स को थोड़ा-सा उनसे समझना आसान है कि अगर हमारे पास किसी भी सर्किट में कैपेसिटर्स नहीं लगे हुए, इंडक्टर्स नहीं लगे हुए, तो वो स्टैटिक सिस्टम्स होंगे। वो सिर्फ़ मतलब जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हुए आउटपुट जनरेट कर देंगे। आप इनपुट जैसे ही हटा दोगे आउटपुट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो डायनामिक सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो कि विद मेमोरी होते हैं, अपने पास कुछ ऑलरेडी कुछ मेमोरी स्टोर रखते हैं और फिर उनके ऊपर काम करते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास आते हैं कॉज़ल और नॉन कॉज़ल सिस्टम्स। अच्छा, ये थोड़ी-सी डेफ़िनेशन जो है ना कॉज़ल की, वो स्टैटिक या डायनामिक से मिलती-जुलती है। कॉज़ल सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो कि इनपुट की सिर्फ़ प्रेज़ेंट, पास्ट एंड और उनके कॉम्बिनेशन उन पे डिपेंड करें। इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं। अच्छा जी, कॉज़ल सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो कि इनपुट की प्रेज़ेंट या फिर पास्ट या फिर प्रेजेंट प्लस पास्ट, मतलब कॉम्बिनेशन हो गया, इनके ऊपर डिपेंड करें, ठीक है? फ्यूचर वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें नॉन कॉजल की, तो उसमें इनपुट की फ्यूचर वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो ऐसे सिस्टम्स को जिनमें इनपुट की फ्यूचर वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हो उनको हम नॉन कॉजल कहते हैं। अच्छा जी, और हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं या सिस्टम्स को कैटेगराइज करते हैं एज स्टेबल
और अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी हम आप कैसे डिफाइन करते हैं? स्टेबिलिटी का जनरली मतलब ये होता है कि हम ये एम्पलीट्यूड के टर्म्स में डिफाइन होती है। ठीक है। और एम्पलीट्यूड फिर जाहिर सी बात है कि इनपुट आउटपुट दोनों का देखा जाएगा। अगर हम डिफाइन करते हैं कि हमारी इनपुट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड is less than or equal to a threshold level that we can afford. अफोर्ड का मतलब जाहिर सी बात है कि हमारा सिस्टम हैंडल कर सकता है कि नहीं। मसलन एक वेट कैपेसिटी है बस की या लिफ्ट की, तो वो उसका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड डिफाइन करती है। ठीक है। अच्छा जी, तो उसके उससे कम है विच मस्ट बी फोर्स लेसर देन इन्फिनिटी। तो इस तरह मतलब हम लोगों ने डिफाइन इस तरह से किया कि हमारे पास इनपुट सिग्नल अगर किसी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड एम एक्स से कम रहता है और उसके एम एक्स से कम रहने के बाद या उसके साथ साथ आउटपुट भी एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड एम वाई से कम रहता है विच मस्ट बी ऑफ कोर्स लेसर देन इन्फिनिटी। तो ऐसा सिस्टम एक बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। यहाँ हम जब भी स्टेबिलिटी की बात करते हैं वी आर इंटरेस्टेड इन बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी। ठीक है, जिसमें इनपुट भी बाउंडेड है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक और आउटपुट भी बाउंडेड है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक। तो बेसिकली होता है कि अगर हम एम एक्स और एम आई को रिलेट कर सकें, उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकें, तो देन वी कैन नो वट एम वाई वट मैक्सिमम एम वाई कैन बी इन टर्म्स ऑफ एम ऑफ एक्स। और हम फिर स्टेबिलिटी भी डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि एम वाई की हमें मतलब कोई बहुत स्मॉलर वैल्यू रिकॉर्ड होती है, नहीं। इन अगर वो एम एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके सो दैट वी मे नो वी कि व्हाट मैक्सिमम वैल्यू वी कैन एक्सपेक्ट, तो उस केस में सिस्टम जो स्टेबल होगा। मसलन एक छोटी सी बात है कि जैसे हम लोगों ने स्क्वेरर पढ़ा था। ठीक है, तो वी नो कि इफ कि अगर एक्स ऑफ एन एम एक्स से ज़्यादा वैल्यू का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कहने को तो स्क्वायर है एक्स वाई ऑफ एन पे हमेशा इनपुट से ज़्यादा वैल्यू अपीयर होगी। ठीक है, बल्कि अगर एक्स ऑफ एन नेगेटिव भी होगा तो वाई ऑफ एन ज़्यादा तो पॉजिटिव करके आउटपुट पे देगा। लेकिन वी नो कि अगर एक्स ऑफ एन की मैक्सिमम वैल्यू भी अपीयर होती है दैट इज एम ऑफ एक्स, वाई ऑफ एन जो कि एम दैट वुड बी एम एक्स का स्क्वायर। तो एम एक्स का स्क्वायर से ज़्यादा वैल्यू आउटपुट में अपीयर नहीं हो सकती इस केस में। ठीक है, तो दिस सिस्टम इज अ स्टेबल सिस्टम अगर इफ दैट एम ऑफ वाई if that of f if that m of x is acceptable to us। ठीक है, तो we already know कि m of y maximum क्या हो सकता है। तो इसलिए अगर हम रिलेट कर सकें वी कैन नो बिफोर हैंड कि एम वाई और एम एक्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो फिर दैट सिस्टम इज टर्म्ड या वो उसको जो कैटेगराइज करते हैं वो हम बी आई बी ओ स्टेबिलिटी के टर्म्स में कैटेगराइज करते हैं। अच्छा जी, अब हम ना यहाँ पे थोड़ा रुक के वापस जाएंगे इन इक्वेशंस की तरफ। और अभी तक हम लोगों ने जो तीन कैटेगरीज देखी हैं उनको ज़रा यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बस सबसे पहली क्वेश्चन, ये सिस्टम स्टैटिक है बिकॉज इसको कोई पुरानी मेमोरीज नहीं चाहिए। ठीक है, ये सिस्टम कॉजल है बिकॉज कि सिर्फ इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है। और ये सिस्टम स्टेबल है बिकॉज इसमें एम वाई को हम एम एक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम वाई कैन बी एम एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब ये सिस्टम टू की तरफ आते हैं। दिस सिस्टम सीम्स टू बी डायनेमिक सिस्टम बिकॉज इसमें कुछ कुछ मेमोरी या इन केस कि अगर उसने इनपुट की फ्यूचर वैल्यू भी उसको अगर रिक्वायर्ड है तो उसको कुछ ना कुछ किसी तरीके से अगर उसने निकालना है कोई पुरानी वैल्यू उसको देकर या वट एवर, तो ये एक डायनामिक सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम कॉजलिटी की बात करें तो बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट दिस इज़ अ नॉन कॉजल सिस्टम। अच्छा, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो लेट सपोज के हमारे पास एक्स ऑफ एन पे जो प्रेजेंट गिवन टाइम इंस्टेंट पे एक्स ऑफ एन अगर एम एक्स आता है और फ्यूचर वैल्यू पे भी एम एक्स ही अपीयर होगा, तो मैक्सिमम एम वाई कैन बी टू इंटू एम एक्स। ठीक है, बिकॉज एम एक्स प्लस एम एक्स मेक्स टू एम एक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आउटपुट की हो सकती है दैट वुड बी टू एम एक्स। तो इन दिस केस वी कैन रिलेट एम वाई एंड एम एक्स, सो दैट्स वाई ये सिस्टम भी एक स्टेबल सिस्टम है। अच्छा, अब अगर हम तीसरे सिस्टम की बात करें तो
इसमें अगेन इसमें ये सिस्टम ही डायनामिक सिस्टम है बिकॉज इसको आउटपुट वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, आउटपुट की पास्ट वैल्यूज़ चाहिए। ये सिस्टम एक कॉजल सिस्टम है बिकॉज इसको फ्यूचर वैल्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा स्टेबिलिटी की बात करें तो अब हमें थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि लेट्स सपोज के एन की वैल्यू ज़ीरो के ऊपर अगर हम लोगों ने सिस्टम को देखना शुरू किया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देख भी लेते हैं ताकि मैं आपको ठीक तरह समझा सकूं कि ये सिस्टम इवेंचुअली स्टेबल होगा कि नहीं। अच्छा, अगर हम लोगों ने y की वैल्यू ज़ीरो के ऊपर सिस्टम की आउटपुट देखनी है और अच्छा सॉरी ये इट शुड बी 5y-1, ठीक है, और उस वक्त इनपुट की जो भी वैल्यू है वो हमारे पास आ गई। अगर y ऑफ -1 उस वक्त ज़ीरो भी था या जो भी उसकी वैल्यू थी, ये दोनों चीज़ें ऐड अप हुई और हमें आउटपुट मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब जो देखने की ज़रूरत है वो ये है कि y ऑफ 1 में हमारे पास y ऑफ 0 की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और 5 से तो है मल्टीप्लाई हो ही रहा है, साथ x1 इसमें ऐड अप होगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे-जैसे हम यहाँ पर आगे जाते जाएँगे, लेट्स सपोज़ कि हम y5 की तरफ जा रहे हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है कि y4 पे डिपेंड करते हैं और इनपुट की प्रेज़ेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो आउटपुट इसमें एक्युमुलेट होती जा रही है। तो दिस इज़ समथिंग मोर लाइक अ एक्युमुलेटर, ठीक है? तो इस तरह का सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम होगा। ये जो सिस्टम हम लोगों ने जिसकी इक्वेशन पहले देखी थी, दिस इज़ एन अनस्टेबल सिस्टम बिकॉज़ ये आउटपुट को एक्युमुलेट करता जा रहा है और दिस कैन लीड अप टू वेरी हाई वैल्यू। इसमें हम मे बी वी कैन नॉट फिगर आउट कि वाई इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके बरअक्स अगर यहाँ पे कहीं पे इसके साथ या इसके साथ माइनस का साइन हो तो फिर आप प्लीज़ फिगर आउट करो कि अगर एक माइनस है यहाँ पे लेट्स सपोज इसके साथ या इसके साथ, तो उस केस में हमारे पास आउट सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं, इस चीज़ को आप लोगों ने फिगर आउट करना है। अच्छा, और हम लोगों ने उसके अलावा 2 सिस्टम्स और देखे थे यहाँ पर, एक तो था दैट इज़ अगेन एन अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने एक मूविंग एवरेज फ़िल्टर देखा था। दैट मूविंग एवरेज फ़िल्टर इज़ अ स्टेबल सिस्टम बिकॉज़ वो 2-4 वैल्यू मतलब m वैल्यूज़ लेता है, उनको सम अप करके उनका एवरेज कंप्यूट करता है, तो जो मूविंग एवरेज फ़िल्टर है दैट इज़ अ स्टेबल सिस्टम। अच्छा जी, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये जो इक्वेशन हम लोगों ने डिफ़ाइन की थी या सिस्टम डिफ़ाइन किया था बेसिकली, इस इक्वेशन के थ्रू I termed it as an unstable system, ठीक है, क्योंकि आउटपुट की पुरानी वैल्यूज़ को लेकर उनको एड अप करता जा रहा है, तो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने क्या चीज़ करनी है, अच्छा ओके, अब हम लोगों ने करना है टाइम इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी। अच्छा, अब टाइम इनवेरिएंस ये होता है कि बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम टाइम पे कितना डिपेंडेंट है, ठीक है। टाइम पे डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है और इसको हम लोगों ने डिले किया, वी नो हाउ टू डिले इट, ठीक है, या व्हाट डज दिस मीन, और उसके बाद हम लोगों ने उसको सिस्टम के इनपुट पे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट y1n जनरेट हो गई। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा काम हम लोगों ने ये किया कि इनपुट को सिस्टम पे दिया, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले डिले से गुजारा था, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की इनपुट जो है ना वो इस पॉइंट के ऊपर जनरेट हुई थी, ठीक है। और हम लोगों ने जब इनपुट को सिस्टम से गुजारा तो हमारे पास सिस्टम की आउटपुट पे जो आउटपुट होगी उसको हम वाई ऑफ एन कहेंगे, और इसको अब हम एक डिले सिस्टम से गुजारते हैं, उसको हम डिले करते हैं। तो डिले करने के बाद जो आउटपुट आएगी, लेट्स सपोज कि इसका नाम हम y2n रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तो y1n और y2n बराबर हों
इफ y1n इज इक्वल टू y ऑफ n, तो ये एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है, बिकॉज ये डिले के साथ या टाइम में थोड़ा अगर हम मतलब देर से सिस्टम को ऑन ऑफ करें तो इसको उसकी आउटपुट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इफ दिस इज नॉट द केस, इफ y1n इज नॉट इक्वल टू y2n, दिस इज अ टाइम वेरिएंट सिस्टम, ठीक है। बिकॉज अब इसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि इनपुट उसको डिले होके मिल रही है, या यानी कि टाइम, अब डिले भी जाहिर सी बात है कि अगर हम 2 सेकेंड्स का डिले डालते हैं तो आउटपुट और तरह की जनरेट हो, 4 सेकेंड का डालते हैं तो आउटपुट और तरह की जनरेट हो, क्योंकि वो अभी डिले पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा सिस्टम चूंकि टाइम पे डिपेंडेंट है तो ये टाइम वेरिएंट है, टाइम चेंज होगा तो सिस्टम की आउटपुट वेरी करेगी। तो इस तरह के सिस्टम्स टाइम वेरिएंट सिस्टम्स कहलाते हैं। अच्छा, अब इनकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सिस्टम है कंप्रेसर का, ठीक है। अच्छा नहीं, इसको इट शुड बी लाइक दिस, या मैं अगर इसको दोबारा लिखूं तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। ये कंप्रेस कर रहा है, बट कंप्रेस करने का मतलब ये है, या टू एन लिखने का मतलब ये है कि हम हर अल्टरनेट सैम्पल्स इसका पिक कर रहे हैं और उसके अलावा जो दरमियान के सैम्पल्स हम ड्रॉप करते जा रहे हैं, ठीक है, सिग्नल को हम कंप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है। अच्छा जी, एक्स ऑफ एन को हम लोगों ने किया डिले, तो डिले करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट मतलब डिले की जो आउटपुट होगी बेसिकली, या डिलेड इनपुट होगी, दैट वुड बी गिवन बाय दिस नोटेशन। अब एक डिलेड इनपुट को जिस वक्त हम गुजारते हैं सिस्टम से, सिस्टम ने क्या करना है कि इनपुट को कंप्रेस कर देना है, ठीक है। तो उसको जो भी, बिकॉज अब एन माइनस एन नॉट तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ठीक है। तो अब उसने उस टाइम इंस्टेंट को पकड़ के उसने कंप्रेस कर देना है, तो ये हमारे पास आउटपुट आएगी। अच्छा, अब अगर हम दूसरी तरफ देखें, इनपुट को अगर हम सिस्टम से गुजारें, तो सिस्टम ने बेसिकली क्या किया कि उसको कंप्रेस कर दिया इनपुट को, ठीक है। और अगर हम इस तरह की इनपुट को अब डिले करें तो हमारे पास आउटपुट क्या बनेगी, ये बनेगी। बिकॉज अब इनपुट जो भी, क्योंकि बिकॉज अब टू टू ऑफ एन जो है ना वो एक टाइम इंस्टेंट बन चुका है। अब डिले इसको नहीं पता कि वो क्या, वो बस ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो कि बेसिकली 0 1 2 इसी तरह की होंगी, हम ये पहले देख चुके हैं ये चीज़। तो उसने कि उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरह का सिग्नल उसे मिल रहा है, उसको एक सिंपल सिग्नल मिल रहा है और उसने उसको सिर्फ डिले करके आउटपुट प्रोड्यूस करना है बाय एन नॉट सैम्पल्स। थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा और फिर एन नॉट सैम्पल्स, यानी कि जितना टाइम एन नॉट सैम्पल्स को पास आउट करने में लगता है उतना टाइम वेट करके फिर आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों सिस्टम्स या दोनों ये जो स्ट्रीम्स हैं इसकी आउटपुट कंपेयर करें तो वी कैन सी कि दीज टू आउटपुट्स आर नॉट इक्वल। तो इस तरह का जो सिस्टम है, जो कंप्रेसर है, वो बेसिकली टाइम वेरिएंट सिस्टम होता है। आप थोड़ा डिले करके कंप्रेशन शुरू करें तो यू विल गेट अ डिफरेंट सिग्नल। आप मतलब स्ट्रेट अवे उसकी कंप्रेशन शुरू कर दें तो यू विल गेट अ डिफरेंट सिग्नल। तो टाइम के साथ इसको, इसके आउटपुट पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसी की एक मिसाल हम और देख लेते हैं, वेयर वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के सिस्टम को हम देखते हैं कि ये क्या किस तरह से, मतलब हम ये एक चीज़ जो है कि उसको डिले करके इनपुट को सिस्टम से गुजारा या सिस्टम से गुजार के डिले किया, इसको एग्जीक्यूट हम कैसे करेंगे कि हमारे पास कोई भी इनपुट है उसको हम लोगों ने डिले किया एंड विल गेट
डिलेड इनपुट सिग्नल, और उसको हम लोगों ने जब सिस्टम से गुजारा। अब सिस्टम ने क्या करना है, सिस्टम ने टाइम सैंपल्स को तो रिवर्स करना है और फिर इसमें 2 की एडिशन करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे आएगा वो हो कुछ डिफ़ाइन किया जाएगा इस तरह से कि टाइम सैंपल ये है हमारे पास, उसको नेगेटिव किया, उसमें 2 की एडिशन की और ओवरऑल ये हमारे पास सिस्टम की आउटपुट आ गई, ठीक है। और दूसरा इसमें हम अब क्या चेक कर सकते हैं या हमें चेक क्या करना है वो ये कि एक्स ऑफ एन को हम लोगों ने सिस्टम से गुजारा, ठीक है। सिस्टम से गुजारने के बाद हमें आउटपुट कुछ इस तरह की मिली, एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 2। अब इस तरह के सिस्टम को हम जब डिले करेंगे तो दैट वुड सिंपली भी एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 2, सॉरी माइनस एन नॉट प्लस, डिले कर रहे हैं ना हम, ठीक है, तो माइनस एन नॉट। अच्छा, अब ये चूंकि मैंने ब्रैकेट्स लगाई हुई तो अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर ताकि ज़रा डिफ्रेंशिएट हो सके। तो ये माइनस एन प्लस एन नॉट प्लस 2 इस तरह की चीज़ बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस ये जो ऊपर वाली स्ट्रीम है इसकी आउटपुट को और नीचे वाली स्ट्रीम के आउटपुट को कंपेयर करूँ तो दे बोथ आर डिफरेंट, एंड सिंस दे आर डिफरेंट तो जो ये सिस्टम जिसको मैं चेक कर रही हूँ दिस इज ऑल्सो अ टाइम वेरिएंट सिस्टम, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने ये करना है कि कुछ सिस्टम की मैं यहाँ पर इक्वेशंस लिख देती हूँ और उनको आप अपने पास चेक करना। मसलन आप ट्राई करना n इंटू एक्स ऑफ n, ठीक है, या फिर आप ट्राई करना एक इट सेल्फ अगर एक डिलेड सिस्टम हो, ठीक है, जैसे कि एक्स ऑफ n माइनस 5, इन दोनों सिस्टम्स को ट्राई करना और एंड फाइंड आउट टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, ठीक है, ये आप लोगों ने इसको टेस्ट करना है। अच्छा, और एक लास्ट प्रॉपर्टी मेरा ख्याल है, हाँ जी लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ लीनियरिटी। अच्छा, अब लीनियरिटी की कंप्यूटेशन थोड़ी सी आसान है तो आई लीव कंप्यूटेशन ऑफ लीनियरिटी ऑन यू, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि लीनियरिटी बेसिकली ये चीज़ होती है जो कि अगर हम अपने सिस्टम को अलग-अलग करके आउटपुट दें, ठीक है, ये एडिटिविटी के अंदर आता है, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि हम लोगों ने अपने सिस्टम को एक इनपुट दी x1n और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक आउटपुट y1n आई, और फिर हम लोगों ने उसको इनपुट दी x2n और हमें आउटपुट मिली y1n। अब हम लोगों ने ये इनपुट्स इकट्ठे लगा दी, अब हमारे पास आउटपुट ऑफ कोर्स कुछ वैल्यू की आएगी। इफ़ yn is equal to y1n प्लस y2n, तो इस तरह का सिस्टम लीनियर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। हुआ क्या है, अलग अलग इनपुट जब दिए तो अलग अलग आउटपुट आई और इकट्ठी अगर हमने जब इनपुट दी तो ऑफ कोर्स हमें कुछ आउटपुट मिली है। अगर ये आउटपुट इनके सम के बराबर है तो इस तरह का सिस्टम लीनियर सिस्टम कहलाता है, एंड इफ दिस इज नॉट द केस तो फिर ऐसा सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम कहलाएगा। एक और प्रॉपर्टी जिसमें आती है वो भी आप लोगों ने देखी होगी, दैट प्रॉपर्टी इज पर्टेनिंग टू होमोजीनिटी। होमोजीनिटी ये कहती है कि इनपुट x ऑफ n पे आउटपुट y ऑफ n मिल रही है, तो इनपुट को अगर हम किसी फैक्टर से चेंज कर दें, ठीक है, ए कैन बी ग्रेटर देन और लेसर देन 1, ठीक है, मतलब 1 से बड़ी है तो उसका मतलब ये है कि एम्पलीफाई कर रहे हैं, 1 से छोटी जिसका मतलब है कि रिड्यूस कर रहे हैं, और अगर आउटपुट भी उसी फैक्टर से चेंज हो जाता है तो दैट सिस्टम इज़ अ होमोजेनियस सिस्टम एंड इवेंचुअली अ लीनियर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना यूँ है कि इस चीज़ को ट्राई करना है और मसलन एक सिस्टम है यहाँ पे लिखती हूँ। अच्छा, ये अगर आपसे ना हो तो प्लीज़ आपने मुझे बताना है ताकि इसको फिर हम डिटेल से करें।
ये सिस्टम ये करता है कि इनपुट की जो भी वैल्यू हो ना, उसका कॉज कंप्यूट करके आउटपुट पे दे देता है। ठीक है, तो सिस्टम ये है कि उसने इनपुट की हर अवेलेबल वैल्यू का कॉज कंप्यूट करना है। When you will solve this system, you will come to know that this is a non-linear system. ठीक है, इसके ऊपर आप प्लीज ये होमोजेनिटी की तो प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, आप लोग इस पे लीनियरिटी की प्रॉपर्टी लगाना एंड देन यू विल कम टू नो। ठीक है, वो इजी कंप्यूटेशन है। अच्छा, उसी तरह से हमारे पास एक और सिस्टम मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक और सिस्टम की इक्वेशन। वो ये है कि हम इनपुट जब भी देते हैं ना, तो इनपुट को बेसिकली मल्टीप्लाई कर देता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कॉज वेव उसके पास अवेलेबल है, उसने कॉज की जो भी उस वक्त वैल्यू है उसके साथ हमारे इनपुट को मल्टीप्लाई किया और आउटपुट पे जनरेट कर दिया। ठीक है, इसकी तरह का आप कैलकुलेशंस रख के देखना, यू विल कम टू नो दैट दिस इज अ लीनियर सिस्टम, लेकिन ये कैलकुलेशंस आप लोगों ने खुद करनी है। अच्छा जी, अब हम जब ये चीज़ सीख चुके हैं कि लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स क्या होते हैं, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है, दैट इज लीनियर और ओके, लेट मी राइट इट completely, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। अच्छा, अब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की हम जब बात करें तो उनमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। वी नो कि ऐसे सिस्टम्स को अगर इनपुट n इज इक्वल टू 0 के ऊपर दी जाए या थोड़ा डिले करके दी जाए, तो आउटपुट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आउटपुट मुझे n इज इक्वल टू 0 के ऊपर मिलेगी, एग्जैक्टली उसी तरह की आउटपुट, अगर मैं मतलब इनपुट को थोड़ा डिले के सैम्पल्स डिले करके दूँ, तो आउटपुट की शक्ल सूरत में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी मुझे के सैम्पल्स डिले होके मिलेगी। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, मतलब लिनियरिटी भी उसमें है, तो वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो सिस्टम, कि अगर मैं इनपुट को थोड़े चंक्स में ब्रेक करके एक एक करके इनपुट पे दूं और जो भी मुझे आउटपुट्स मिल रही हैं मैं उन सारों को ऐड अप कर लूं, तो मेरे पास वही आउटपुट आ जाएगी जो कि अगर उस इनपुट को मैंने इकट्ठे दिया होता तो मिलती। ठीक है, लेट मी से इट अगेन, कि अगर लीनियर सिस्टम की वजह से क्या पॉसिबिलिटी कि मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स इनपुट है जो कि जिसको मुझे हैंडल करना नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं उसको बहुत सारे मुख्तलिफ आसान सिग्नल्स के सम में ब्रेक डाउन कर सकती हूँ। ठीक है, विच कैन बी गिवन एज या डिफाइन एज कि एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है मेरे पास जिसको मुझे हैंडल करना नहीं आता, या आई डोंट नो कि उसकी इनपुट अगर मैं इसको दूंगी, मतलब ये इनपुट अगर दूंगी सिस्टम को, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, लेकिन मुझे ये पता है कि वो बहुत कुछ आसान कंपोनेंट से मिल के बनी है। ठीक है, लेट्स सपोज कि इसमें के कंपोनेंट्स हैं। अब अगर मैं ये कंपोनेंट्स एक एक करके सिस्टम को देती हूँ और मुझे x1n के इनपुट पे देने से मुझे y1n मिलता है, x2n देने से मुझे y2n मिलता है एंड सो ऑन, तो मुझे पता है कि अलग अलग देने से जो मुझे आउटपुट्स मिल रही हैं उन सबको अगर मैं एड अप कर दूँ, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिकली लिख लेते हैं। x1n के इनपुट पे देने से मुझे y1n मिला, x2n के देने से मुझे y2n मिला, और इसी तरह से x के n इनपुट पे देने से मुझे y के n मिला, और इन सबको अगर मैं ऐड अप कर लूँ तो दैट वुड गिव मी y ऑफ n, और वो वही आउटपुट होगी कि अगर इनपुट पे x ऑफ n दिया जाता तो मुझे मिलती। तो लीनियर सिस्टम होने का ये एडवांटेज है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट कॉम्प्लेक्स इनपुट as a signal to that system, I can break it down into simpler components, और उस मेरे लिए थोड़ा एनालाइज करना उसको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है लीनियर सिस्टम की, इसको हम इसके थ्रू अब जो कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉन्वोल्यूशन। अच्छा, कॉन्वोल्यूशन एक प्रोसेस है जिससे हम कंप्यूट करते हैं आउटपुट फॉर LTI सिस्टम्स। अगर सिस्टम्स LTI नहीं है, मतलब नॉन लीनियर है या टाइम वेरिएंट है, तो कॉन्वोल्यूशन का प्रोसीजर इस्तेमाल नहीं हो सकता।
ठीक है। कॉन्वोल्यूशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो कि हमें आउटपुट डिटरमिन करने में हेल्प करता है या आउटपुट बेसिकली डिटरमिन करके देता है व्हेन आवर सिस्टम्स आर एलटीआई। ठीक है। अच्छा, आपको शायद पता होगा कि ये एक और तरीक़ाकार है डिफरेंस इक्वेशन का, जो कि हम लोगों ने इसके बाद देखना है। डिफरेंस इक्वेशन भी इज़ अनदर मेथड व्हिच इज़ यूज्ड टू डिटरमिन आउटपुट फॉर एलटीआई सिस्टम। डिफरेंस इक्वेशन ज़्यादा डायनामिक है। डिफरेंस इक्वेशन वो यू विल कम टू नो अबाउट इट लेटर। लेकिन दीज टू मेथड्स कन्वोल्यूशन एंड डिस्क्रीट डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन, अगर हम सिग्नल को टाइम डोमेन में कंसिडर कर रहे हैं, अपने सिग्नल्स को भी और अपने सिस्टम को भी, तो ये दो तरीके हैं, कन्वोल्यूशन और डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है। दीज टू मेथड्स आर यूज्ड टू डिटरमिन आउटपुट फॉर एलटीआई सिस्टम। तो आज हम थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला अप्लाई करेंगे और कन्वोल्यूशन को करना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि हम अपने बेसिकली कॉम्प्लेक्स इनपुट को चंक्स में डिवाइड करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास सिग्नल x ऑफ n है और उसको हम लोगों ने चंक्स में इस तरह से डिवाइड किया कि लेट्स सपोज हम लोगों ने इन्फिनिट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर इनपुट अगर बहुत बड़ी इनपुट है, मतलब बहुत बड़ी से मुराद है कि ज़्यादा टाइम स्पैन के ऊपर है, तो हो सकता है कि हम सिंपल सिर्फ के वैल्यूज़ के साथ या एम वैल्यूज़ में उसको ब्रेक डाउन ना सकें कर सकें। वो माइट नीड इन्फिनिट कंपोनेंट्स। ठीक है। और उनको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से। ठीक है। तो टोटल इन मतलब x के n हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट या kth कंपोनेंट को कह रहे हैं, एंड दे आर इन्फिनिट सच कंपोनेंट्स व्हिच ऐड अप टुगेदर टू मेक अप आवर कॉम्प्लेक्स इनपुट सिग्नल। अच्छा, और हम लोगों ने, अच्छा अब हमारे लिए चूँकि हम लोगों ने जो एलिमेंट्री सिग्नल्स पढ़े थे ना, जो कि हम लोगों ने शुरू में मैंने आपको दिखाए भी थे, ये वाले। ठीक है। अच्छा, इसे आप देखोगे कि वी विल यूज़ दीज एलिमेंट्री सिक्वेंस अ लॉट। हम कन्वोल्यूशन समझते हुए, मसलन कन्वोल्यूशन कैसे परफॉर्म करते हैं, और उसके लिए हम जो एलिमेंट्री सिग्नल यूज़ करेंगे वो है डेल ऑफ एन। मतलब हमें ये ऑलरेडी पता है कि हमने अपने सिग्नल को अगर ब्रेक डाउन की अगर अगर हम करना चाहते हैं तो हमें उस इम्पल्सेस बनाना बहुत आसान है। ठीक है। तो कन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के लिए हम अपने इनपुट सिग्नल को जिस एलिमेंट्री सिग्नल में ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज इम्पल्सेस। एवरी इम्पल्स हैज़ अ पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड जिसको सी ऑफ के से मैंने रिप्रेजेंट किया है, और अगर वो टाइम ज़ीरो के ऊपर लोकेटेड नहीं है तो वो जो भी शिफ्ट या डिले है वो के से रिप्रेजेंट। तो मैंने क्या किया कि अपने कॉम्प्लेक्स इनपुट को बहुत सारी इम्पल्सेस में ब्रेक डाउन कर लिया। अब एक पर्टिकुलर या केथ इम्पल्स जिसका एम्पलीट्यूड सी के होगा और उसका जो टाइम लोकेशन है वो केथ सैंपल पे वो लोकेटेड है, तो उसकी वजह से जो मुझे आउटपुट मिलेगी आई विल कॉल दैट आउटपुट वाई के एन। ठीक है। और इवेंचुअली जो मेरे पास ये सारी के सारी इन्फिनिट इस तरह के कंपोनेंट्स इनपुट पे दूंगी और मेरे पास इन्फिनिट कंपोनेंट्स ही आउटपुट पे अवेलेबल होंगे, एंड व्हेन आई विल ऐड देम ऑल टुगेदर, तो आई विल गेट दिस आउटपुट। ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि इनपुट को इनपुट पे अगर मैं इम्पल्स को दूं, तो बिकॉज इम्पल्स इज़ अ वेरी स्पेशल सिग्नल, ये एक यूनिट एम्पलीट्यूड का सिग्नल होता है जो कि ज़ीरो टाइम लोकेशन पे, ज़ीरो टाइम ड्यूरेशन पे अकर कर रहा होता है। तो बेसिकली होता यूँ है कि इस तरह की इम्पल्स को जब हम आउटपुट पे देते, इस तरह की इम्पल्स को या इस तरह के सिग्नल को जब हम इनपुट पे देते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है दैट इज़ बेसिकली एन इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है। तो अगर वो के सैंपल्स के साथ डिलेड है, तो उसका मतलब अगर सी ऑफ के इसका एम्पलीट्यूड है, तो आउटपुट में भी ये रिफ्लेक्ट होगा बिकॉज इट इज़ अ लीनियर सिस्टम। अगर ये डिलेड है बाय के सैंपल्स, तो ये भी डिले होगा बाय के सैंपल्स। तो इनपुट पे अगर हम इम्पल्स दें तो आउटपुट पे हमें एक स्पेशल सिग्नल मिलता है, वी कॉल इट इम्पल्स रिस्पॉन्स, यानी कि इम्पल्स एट इनपुट एंड रिस्पॉन्स एट आउटपुट, वी कॉल दिस सिग्नल एज इम्पल्स रिस्पॉन्स। अच्छा, अब इसको हम एग्जीक्यूट एक्चुअली कैसे करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम एक इनपुट अवेलेबल है हमारे पास और हम आउटपुट निकालना चाह रहे हैं, तो
वी ought to know the impulse response of the system. सिर्फ इनपुट को देखकर हम आउटपुट डिटरमिन नहीं कर सकेंगे। जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है दैट इज़ इम्पल्स रिस्पॉन्स। अच्छा, मसलन पहले तो हमें अपने गिवन इनपुट सिग्नल को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए इम्पल्सेस में। वो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज इस तरह का इनपुट सिग्नल है और एरो का मतलब ये है कि माइनस ये सैंपल -2 जो है वो n इज इक्वल टू 0 पे है। तो बेसिकली हम इसको अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स की फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट ये 0 1 और ये 2। तो इस सिग्नल को बेसिकली हम 3 इम्पल्सेस की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने से पहले हमें ये ज़रूर करना आना चाहिए कि इनपुट को इम्पल्सेस की फॉर्म में हमने कैसे ब्रेक डाउन करना है। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल बेसिकली इसका जो है ना कॉन्सेप्ट या इसका एसेंस वो समझाने के लिए बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप लोगों ने अपने अंडरग्रेड में कॉन्वोल्यूशन ज़रूर पढ़ी होगी। तो इफ़ यू नो एनी अदर मेथड जो कि आपको ज़्यादा आसान लगता है यू कैन कैरी इट आउट। ठीक है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, उसे कैरी कर सकते हो। लेकिन नहीं, अगर आप लोगों को या आप लोगों में से किसी को कॉन्वोल्यूशन आती तो फिर और अगर ये मेथड आपको आसान लगे तो गुड इनफ। ठीक है, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमें गिवन है इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें 4 सैंपल्स है 1 2 1 -1 और ये जो सैंपल है ना ये दिस इज लोकेटेड एट 0 सैंपल 2। सैंपल इसकी वैल्यू 2 है और x of n is given as 1 2 3 और 1। ठीक है, अच्छा अब अगर इस केस में आपको मैंने पहले बताया था कि अगर एरो यहाँ पे बना हो या ना बना हो दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज वी वुड नो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही सैंपल n इज़ इक्वल टू 0 पे है। अच्छा, अब इसमें जो मेरा बिल्कुल पहला सैंपल है जिसमें जो कि इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर लोकेटेड है उसको अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ एट k इज़ इक्वल टू 0 एंड दैट हैज़ अ एम्पलीट्यूड ऑफ 1। तो x0 n ऐसे प्लॉट होगा। अच्छा, और इस x0 n की वजह से क्योंकि इसमें कोई शिफ्ट नहीं है जो है वो 1 है तो मुझे एच ऑफ एन बिल्कुल इसी तरह से मिल जाएगा जिस तरह जो कि एच ऑफ एन की वैल्यू है। मसलन 0 के ऊपर ये मुझे मिलेगा 2 और -1 के ऊपर मिलेगा इसकी वैल्यू है 1 1 के ऊपर भी इसकी वैल्यू है 1 और 2 पर इसकी वैल्यू है -1। ठीक है, ये बेसिकली ओके लेट मी डिफरेंशिएट द टाइम सैंपल्स। ओके, ये जो मैंने सर्कल किया है ना ये एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ हैं और ये उसके अलावा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं टाइम इंस्टेंट्स हैं। अच्छा, तो वो सैंपल जो कि 0 पे लोकेटेड है और जिसका एम्पलीट्यूड भी 1 इसलिए मैंने रखा था कि आपको मैं बता सकूं कि इसकी वजह से मुझे एच ऑफ एन बिल्कुल जिस तरह एच ऑफ एन है वही मिलेगा आउटपुट के ऊपर। अगर इसका एम्पलीट्यूड 2 होता या मतलब 1 के अलावा कुछ और होता तो ये की सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं एम्पलीट्यूड की वो उस फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर मुझे मिलती। ठीक है, तो इनपुट का वो कंपोनेंट जो कि 0 पे लोकेटेड है और उसका एम्पलीट्यूड जो भी है इस वक्त 1 है तो उसकी वजह से मुझे एच ऑफ एन आउटपुट पे बिल्कुल इसी तरह मिल जाएगा और इस आउटपुट का नाम मैं रख सकती हूँ y0n। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने लेना है इनपुट का नेक्स्ट कंपोनेंट आई विल कॉल इट एज x1n और वो बेसिकली एक इम्पल्स है जो कि 1 पे लोकेटेड है। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड है 2। निशानी के लिए आप इस तरह से बना सकते हो कि हम सिर्फ वही इसका वो एम्पलीट्यूड ले रहे हैं वो सैंपल ले रहे हैं
जो कि n इज इक्वल टू 1 के ऊपर लोकेटेड है। अच्छा, अब शिफ्टेड सिग्नल है ना, मतलब शिफ्टेड का मुराद है कि ये शिफ्टेड इम्पल्स है, ये ज़ीरो की वैल्यू के ऊपर नहीं है। तो मेरा इस केस में जो आउटपुट आएगी वो दैट वुड बी अ डिलेड आउटपुट बाय फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, वी नो दैट बिकॉज इट्स अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इनपुट को अगर मैंने डिले करके दिया तो आउटपुट में भी एग्जैक्टली उतना ही डिले इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब मुझे जो सिग्नल आउटपुट में मिलेगा विच आई विल कॉल y1n, तो वो मुझे मिलेगा इस तरह से। जो सैंपल मुझे -1 में मिलना चाहिए था मुझे वो 0 पे मिलेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। और चूंकि इसका इनपुट का जो सिग्नल है या सैंपल की वैल्यू 2 है, तो मुझे आउटपुट भी 2 से मल्टीप्लाई होके मिलेगी। ठीक है, ये जो सर्कल्ड वैल्यूज़ हैं ये एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा कि इनपुट में डिले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया तो इम्पल्स रिस्पॉन्स में उतना ही डिले इंट्रोड्यूस हुआ और हमें आउटपुट पे वो मिला उतना डिले के साथ, प्लस इनपुट का जो भी एम्पलीट्यूड था आउटपुट भी उसी एम्पलीट्यूड के साथ हमें मल्टीप्लाई होके मिली। ठीक है, फिर नेक्स्ट सैंपल जो कि x2n और दैट इज़ लोकेटेड एट 2 और उसका एम्पलीट्यूड है हमारे पास, एम्पलीट्यूड हमारे पास 3 है। बिकॉज हम इतने के सैंपल कंसिडर नहीं कर रहे तो हम इनको सबको ज़ीरो के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ n इज इक्वल टू 2 का सैंपल हम कंसिडर कर रहे हैं। इसके ऊपर जो हमारे पास आउटपुट आएगी वी विल कॉल दैट आउटपुट एज y2n। और हमें ओके ये 2 सैंपल्स अब डिले होके मिलनी चाहिए, तो ये हमें मिलना शुरू होगी 0 के ऊपर 0 वैल्यू मिलेगी। अच्छा, पहले मैं प्लॉट कर लूँ फिर हम डिस्कस करते हैं इसकी वैल्यूज़ को। अच्छा, what you should do here is to pause this video for a while and guess कि एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे। ठीक है, इसके एम्पलीट्यूड 3 ठीक हो गया। और जो हमारे पास इनपुट का फाइनल सैंपल है दैट इज एट 3, यस, एंड दैट इज ऑफ एम्पलीट्यूड 1। और इसकी वजह से हमें जो आउटपुट मिली है वो भी डिले होके मिलेगी। उस एम्पलीट्यूड तो अब फ़र्क नहीं डालेगा आउटपुट वैल्यूज़ पे, लेकिन उसका हर सैंपल अब बाय द फैक्टर ऑफ 3 डिले होके मिलेगा। मसलन जो वैल्यू पहले हमें -1 पे अवेलेबल थी हमारे पास, इम्पल्स रिस्पॉन्स की जो वैल्यू -1 पे थी अब वो हमें -1 + 3 2 पे मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब हमें आउटपुट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारी के सारे आउटपुट्स को y0 से लेकर y3 तक जो आउटपुट्स हैं उनको ऐड अप करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर आउटपुट yn मिलेगी हमें, ये ऑन स्केल नहीं बनी हुई, मैं इनकी वैल्यूज़ लिखती हूँ और आप लोग इसे अपने पास वेरीफाई भी करना। -1 0 1 2 3 4 5 अच्छा, मसलन ये वैल्यूज़ मतलब -1 पे जो सैंपल है वो कहाँ से आया? -1 पे सैंपल यहाँ से आया क्योंकि मैं y0 से लेकर y3 तक इन 4 सिग्नल्स को देखूँ। ठीक है, ओके, नाउ इट्स बेटर। y0 और y1 y2 y3 ये 4 सिग्नल्स को देखूँ
और तो मुझे y n इज इक्वल टू -1 के ऊपर जितने भी सैम्पल्स हैं उन सबको एड अप करना है। तो 1 प्लस 0 बिकॉज नो सैम्पल इज अवेलेबल एट n is equal to -1 in y1n, and same is the case with y2n and y3n. So 1 adds up with 0 0 0 and it gives me 1 at -1. ठीक है, उसके बाद अगर मैं 0 पे देखूँ n is equal to 0 पे, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 0 प्लस 0, तो मुझे यहाँ पर 4 मिला। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से आप बाकी देख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स ये कैसे डिसाइड होता है, या हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो आउटपुट निकाली वो ठीक है या नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए ना हम इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स इन दोनों का स्टार्टिंग इंडेक्स ऐड करते हैं, और आउटपुट के लिए भी हम इम्पल्स रिस्पॉन्स और इनपुट इन दोनों का स्टार्टिंग इंडेक्स ऐड करते हैं। मसलन हमें आउटपुट का स्टार्टिंग इंडेक्स मिला है y1 पे, और एंडिंग इंडेक्स यानी कि जो आखिरी नॉन ज़ीरो वैल्यू मिली है दैट इज़ एट 5। नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि ये है 0 भी हो सकती थी, लेकिन 5 के बाद मतलब n इज़ इक्वल टू 5 के बाद डेटा मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, वी विल गेट ऑल ज़ीरोज़। अगर आप h ऑफ n का स्टार्टिंग इंडेक्स देखो दैट इज़ -1, x ऑफ n का स्टार्टिंग इंडेक्स देखो तो दैट इज़ 0, तो -1 प्लस 0 इज़ -1। ठीक है, और उसी तरह से h ऑफ n का लास्ट सैंपल है 2 के ऊपर, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है इस जगह के ऊपर। और अगर मैं इनपुट को देखूँ तो ये जो है ये n इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर है, तो 2 प्लस 3 5। तो यहाँ से हम इस तरीके से हम आउटपुट का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये अब नो डाउट थोड़ा सा लंबा तरीका है, लेकिन अगर हमारे पास सिग्नल्स थोड़े से शॉर्ट ड्यूरेशन के हों तो हमारे पास आउटपुट इस तरह से थोड़ी आसानी से कंप्यूट की जा सकती है, बिकॉज फिर सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम ही रह जाता है। तो यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे अपना आज का लेक्चर भी, कॉन्वोल्यूशन का टॉपिक भी। अगर अगेन एज आई सेड अर्लियर कि अगर कॉन्वोल्यूशन का आपको इससे कोई बेहतर तरीका आता है जिससे आप लोगों की ग्रिप ज़्यादा है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। देयर आर एक्चुअली प्लेंटी मैनी मेथड्स जिससे कॉन्वोल्यूशन कैरी आउट हो सकती है। तो ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, और उसके अलावा मैं आपके साथ 2 वीडियोज़ करूँगी, and together these 3 lectures will make up for the contents of this week, this third week. Thank you very much. Allah Hafiz.